नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 16th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। और ये टेस्ट लेटेस्ट सिलेबस जो 2023 का है उसके हिसाब से है और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe to my channel, and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So question number 1, which of the following acts as natural sink for carbon? इनमें से कौन सा है जो कार्बन के लिए नेचुरल सिंक का काम करता है कि नेचुरली कार्बन को सोखता है? A trees, B oceans, C soil. Choose the correct option. Only trees, B trees and oceans, या C all three? सही उत्तर है C all three. पेड़, समंदर और मिट्टी, ये तीनों ही कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं और तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं अपने अपने तरीके से। क्वेश्चन 2, which of the following gases has least global warming potential? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल की क्षमता की वो कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा गैसियस मॉलिक्यूल है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे कम होता है? ए मेथेन CH4, बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या डी SF6? Correct option is B, CO2. CO2 has the least global warming potential of 1, then comes methane, then nitrous oxide, and then SF6. तो जो CO2 होता है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे कम होता है, वो 1 होता है। और उससे कंपेयर करते हैं फिर दूसरी गैसेस को, तो उससे ज्यादा मिथेन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का उससे ज्यादा होता है। ठीक है। व्हाट डज REDD इनिशिएटिव स्टैंड फॉर? तो इस इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, किस लिए होता है? ए फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, बी फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सी सैनिटेशन फॉर ऑल, या डी फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल? सो REDD इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है ये इनिशिएटिव है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसमें सही उत्तर होगा बी, ए एंड बी बोथ। और इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी होता है ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि हम क्या है ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। लिखिए, REDD Plus is a framework created by the UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of Parties, to guide activities in the forest sector that reduce emissions from deforestation and forest. तो जंगल कटने से या जंगल के द्वारा जो भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव, ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। Question number 4, which of the following is a non-probability sampling? इनमें से कौन सा non-probability sampling है? तो sampling is either probability sampling or non-probability sampling. Convenience probability sampling, जो convenience probability sampling होता है वो एक non-probability sampling होता है। Here is a list of non-probability sampling methods researchers often conduct. Convenience sampling, यहाँ पे convenience sampling is the most common type of non-probability sampling because it's the most cost effective and is usually the quickest method one can use to obtain data. ठीक है। अब ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स फॉर 6 and 9? और इसका सही उत्तर है 6। अब ये सही उत्तर कैसे आया ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं बता सकती। क्वेश्चन नंबर 6, which state in India is a pioneer in making rainwater harvesting as a compulsory measure in towns to avoid groundwater depletion? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको कंपलसरी कर दिया गया है डेवलपमेंट में? केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? करेक्ट ऑप्शन इज सी, तमिलनाडु, बिकॉज तमिलनाडु has been facing a severe acute water shortage lately because of unplanned urban development and enormous population growth, as well as the high heat temperatures that it experiences in the summer. So rainwater harvesting has been made compulsory. तमिलनाडु में पानी की बहुत समस्या हो रही है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि वहां एक तो गर्मी बहुत पड़ती है, ऊपर से गर्मी के ऊपर से जो शहर है वो अनप्लान्ड तरीके से बढ़ रहा है, तो आसपास सब जगह मकान बन गए और रेन वाटर ग्राउंड में रिचार्ज होने का कोई साधन नहीं बचा शहर में, क्योंकि सब जगह कंक्रीट के जंगल बनकर सड़कें पक्की हो गई, तो जो पानी बारिश का पानी है उस जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा था। तो इसलिए सरकार को लगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर बिल्डिंग पे, हर नई बिल्डिंग पे या अपार्टमेंट पे कंपलसरी कर देने से जमीन, जो बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर जा पाएगा और वहां पे गर्मी में पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो तमिलनाडु ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी या कंपलसरी किया हुआ है। क्वेश्चन 7, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग अ डिग्रेडेड इकोसिस्टम टिल
A, it becomes pollution free and provides solace to the people. B, it becomes free of disturbance. C, its structure and functions are restored. Or D, it starts providing some ecosystem services. C, its structure and functions are restored, because no ecosystem can ever become pollution free, because some type of pollution is always there. It becomes free of disturbance. Disturbance also kind of remains. It starts providing some ecosystem services. This is not enough, because if it starts providing some ecosystem services, it's not fully restored. When its original structure and functions are restored, then it is called a restored ecosystem. And till this point, ecological restoration has to happen. तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन क्या होता है? जब कोई इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है तो उसको फिर से हरा भरा बना देते हैं, फिर से वापस वैसा ही बना देते हैं जैसे कि वो पहले था। और जब तक वैसा नहीं हो जाता तब तक इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इसलिए इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो जैसा वो लगता था और जो रोल वो प्ले कर रहा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो रिस्टोर हो जाता है, वो पहले ऐसा हो जाता है। तो वो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का प्रोसेस वो करते कंप्लीट होता है और तब तक इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना होता है। बाकी पोल्यूशन फ्री होना या डिस्टर्बेंस फ्री होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत पोल्यूशन और डिस्टर्बेंस हर इकोसिस्टम में होता ही है। और इट स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग सम इकोसिस्टम सर्विसेज, इसका मतलब कि रेस्टोरेशन थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है पर रेस्टोरेशन खत्म नहीं हो रहा है, बट टिल है, जब तक हो ना जाए तब तक स्ट्रक्चर और फंक्शन रिस्टोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स अबाउट वेटलैंड इकोसिस्टम। अब वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में ये 4 स्टेटमेंट है। They are the transitional zones between terrestrial and aquatic ecosystem. मतलब कि ट्रांजिशन मतलब कि बदलने वाला जोन, बीच का जोन। फिर एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक तरफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, और दोनों के बीच का जो जोन होता है, इकोटोन होता है, वो होता है वेटलैंड्स। तो ये एक स्टेटमेंट तो सही है। दे आर हाईली प्रोडक्टिव, ऑफ कोर्स दे आर हाईली प्रोडक्टिव, ये स्टेटमेंट भी सही है। दे आर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यस, क्योंकि जो वेटलैंड होता है उसमें सड़न वड़न बहुत होती है उसकी पानी वाले घास की, पानी वाले पौधों की, और उससे एक्चुअली और एल्गी वगैरह भी काफी ग्रो करता है, तो उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। डी, दे नॉर्मली ऑकर इन फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर। फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर वो होता है कि नदी के 500 मीटर के अंदर फ्लड प्लेन होता है, तो उसमें ही वेटलैंड्स अक्सर होते हैं। तो हाँ, ये सच है, इस चारों ही ऑप्शन सही है। सो डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट वेटलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, in soil conservation programs, the tillage where residues of previous crops are left in the soil is called A, reduced tillage, B, no tillage, C, conservation tillage, या D, contour plowing. Correct option is C, conservation tillage. Here we conserve the tillage where residues of previous crops are left in the soil. So that is called conservation tillage, because we conserve the tillage, we conserve the soil using the tillage. So ये होता है, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम में एक तरीका ऐसा होता है कि जो कटाई होती है, वो प्रीवियस जो फसलों की जो कटाई होती है उसको छोड़ देते हैं, मिट्टी में ही उसको छोड़ देता है कि मिट्टी जो है वो कंजर्व हो सके, मिट्टी उड़े नहीं गर्म हवा से या बारिश के पानी से बह नहीं जाए, और जो पौधों के जड़ में जो मिट्टी लगी होती है, अगर हम जड़ से उखाड़ लेंगे पौधे को तो मिट्टी भी उखड़ जाएगी, तो वो भी नहीं हो। तो हम इस तरह से पौधों को वहीं छोड़ देते हैं और मिट्टी को कंजर्व करते हैं और पौधों को भी कंजर्व करते हैं, तो उसको कहते हैं कंजर्वेशन टिलेज। ओके, आखिरी सवाल, assertion A, large parts of India are already getting water stressed. C, B, reason R, climate change may be the main reason. Choose the correct option. Both A and R are correct and R explains A. Both A and R are correct but R doesn't explain A. C, A is true but R is false. The correct option is C, A is true but R is false. Large parts of India are already getting water stressed. ये सही है, पर climate change इसका main reason नहीं है. We cannot blame climate change for everything, because unplanned urban development is the main reason for water shortage and food insecurity in India, because cities are planned only for certain number of people, but everybody is moving to cities and leaving the villages, and everybody is building their homes all around the cities. So there is only limited resources, limited water below the ground, but everybody living in the city is extracting the water from below the ground for their needs, and this is leading to water scarcity. And this is what happened in Chennai. And there's a video about what happened in Chennai and how that water scarcity problem could be solved. I'll give the link to that video in the description box. That video was made by me. तो क्या होता है कि हम हर चीज के लिए क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर देते हैं, तो वो नहीं है। क्या होता है, गांव से उठ के लोग शहर में रहने आ रहे हैं, या शहर में लोग की फैमिली बढ़ रही है, शहर फैल रहा है। अब शहर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, शहर में जो बारिश का पानी जमीन के नीचे जाता था अब वो नहीं जा पाता है, क्योंकि आपने हर जगह घर बना लिए,
आपने सड़कें बना दी तो हर जगह कंक्रीट के जंगल हो गए, जमीन में पानी जा नहीं पा रहा है, लेकिन जमीन से कॉन्स्टेंटली आप पानी को बाहर निकाल रहे हो अपनी जरूरतों के लिए। तो जो अनप्लान डेवलपमेंट है वो ज्यादा बड़ा रीजन है वाटर स्कैर्सिटी के लिए, ना कि क्लाइमेट चेंज। तो सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, I hope what we discussed today was useful for you. I'll give some links in the description box for you to study that will be useful for this exam. And if you like this video, please share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel.